गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध, उसका अर्थ और शीत युद्ध के कारण। दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व का शक्ति संतुलन बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ब्रिटेन और फ्रांस विश्व की महाशक्तियां हुआ करती थी, परंतु युद्ध में हुए भारी आर्थिक नुकसान के बाद ब्रिटेन और फ्रांस अब दोयम दर्जे की शक्तियां रह गई। अमेरिका और रूस दो नई महाशक्तियों का उदय हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से सहयोग कर रही थी, एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार था, परंतु युद्ध के बाद एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करने की प्रवृत्तियां महाशक्तियों के व्यवहार में देखी गई। इस विरोधी प्रचार, इस आलोचना को राजनीतिक विशेषज्ञों ने नाम दिया शीत युद्ध का। शीत युद्ध की जो विचारधारा है, इसे हम दो अलग अलग तरह से इसको समझ सकते हैं। पहला तो ये एक प्रकार का वैचारिक संघर्ष है जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियां, उदारवादी लोकतंत्र और सर्वाधिकारवादी साम्यवाद, सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस दृष्टि से ये दो वैचारिक प्रणालियों का सैद्धांतिक संघर्ष है। दूसरी ओर यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है, जिसमें बदले अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवेश में उदित हुई दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए संघर्ष कर रही थी। इन उभरते सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों को सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1947 को दक्षिण कैरोलिना के विधानमंडल में भाषण देते हुए बर्नार्ड एम बरूच ने इसे शीत युद्ध का नाम दिया था। शीत युद्ध की अर्थ और उसकी परिभाषाएं। शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की वास्तविकता है। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। शीत युद्ध सोवियत संघ अमेरिकी आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रुभाव रखते थे तथा शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयत्न करते थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। यह मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध, वॉर ऑफ नर्व्स भी कहा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। केपीएस मेनन के अनुसार शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थीं, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थीं, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, बुर्जुआ जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस।
ये इस प्रकार हम KPS मेनन और नेहरू जी की परिभाषा के आधार पर शीत युद्ध के कुछ प्रमुख लक्षणों की पहचान कर सकते हैं, जिसमें पहला है, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। दूसरा, शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। तीसरा, शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रहीं। चौथा, दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। पांचवा, यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। छठा, इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रशय देने वाला युद्ध कहा गया था। अब हम शीत युद्ध के कारणों पर चर्चा करते हैं। उसमें सर्वप्रथम हम पहला कारण ले रहे हैं, ऐतिहासिक कारण। जो शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है वो है 1917 की रूस में होने वाली बोल्शेविक क्रांति। इस बोल्शेविक क्रांति से रूस में साम्यवाद की स्थापना की गई। साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करना था और पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने 1933 में मान्यता प्रदान की, परंतु जो नाजी जर्मनी था उस पर विश्वास करते थे ब्रिटेन और अमेरिका, जबकि सोवियत संघ को वो भय की दृष्टि से देखते थे। इसी भावना के कारण दोनों के बीच में एक दूसरे का विरोध करने की भावना पनपी। दूसरा बिंदु है हमारा द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई तो सोवियत संघ के नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल ने स्टालिन के अनुरोध को उसकी उपेक्षा की और इसी योजना का हिस्सा था कि जर्मनी सोवियत संघ को नुकसान पहुंचाकर उसे तबाह कर दे और अमेरिका और ब्रिटेन जो पूंजीवादी देश थे वो इस प्रकार से साम्यवाद को समाप्त करना चाह रहे थे। परंतु स्टालिन को तुरंत ये समझ में आ गया कि ये द्वितीय मोर्चा क्यों नहीं खोला जा रहा है और इसी बात को स्टालिन ने अपने मन में ग्रंथि बना लिया कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो ब्रिटेन और अमेरिका से इस बात का बदला अवश्य लेगा। तीसरा है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी स्पष्ट भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने का भय था। ये देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना की जाए, जबकि स्टालिन ये चाहता था कि पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हो। चौथा, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने याल्टा समझौता किया, जिससे ये तय हुआ कि पोलैंड में सोवियत संघ से संरक्षित लुब्निन सरकार और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन सरकार के स्थान पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए जाएंगे। परंतु जैसे युद्ध समाप्त होने का समय आया, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। यानी स्टालिन की इच्छा ये थी कि पोलैंड में चुनाव ना कराकर लुब्निन शासन को ही वहाँ पर स्थायी रूप दे दिया जाए और इसके साथ ही हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ के द्वारा युद्ध विराम समझौतों का उल्लंघन किया गया था। पांचवा बिंदु है बाल्कन समझौते का अतिक्रमण।
बाल्कन समझौते में निश्चित हुआ था कि सोवियत संघ का बल्गारिया और रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाएगा और यूनान में ब्रिटेन की सर्वोच्चता स्वीकार की जाएगी। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों का प्रभाव बराबर बराबर माना जाएगा, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन दोनों देशों ने बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहां सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करवा दी। छठा बिंदु है ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। सातवां बिंदु है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1944 में बाल्कन समझौते से ही ये तय हुआ था कि यूनान में ब्रिटेन की सर्वोच्चता स्वीकार की जाएगी, परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ ने यूनान में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और उसके पड़ोसी देशों अल्बानिया, यूगोस्लाविया, बल्गारिया आदि में कम्युनिस्ट सरकारों को स्थापित कराने का प्रयास किया गया। आठवां बिंदु है हमारा टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने का दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी प्रकार का आक्रमण सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। 9वां पॉइंट है हमारा अणु बम का आविष्कार। अमेरिका में अणु बम पर अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा था। अमेरिका ने इस अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो परिचित करा रखा था, परंतु सोवियत संघ को इसका रहस्य जानबूझकर नहीं बताया गया। सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुंचा और उसने इसे घोर अविश्वासघात समझा। 10वां बिंदु है हमारा सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका के विरोध में प्रचार करना। 1945 के आरंभ में स्ट्रेटेजिक सर्विस के अधिकारियों को यह ज्ञात हुआ कि उनकी संस्था के गुप्त दस्तावेज साम्यवादी संरक्षण में चलने वाले पत्र अमेरिशिया के हाथों में पहुंच गए हैं। 1946 में कैनेडियन रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की ही एक भुजा है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी प्रशासन साम्यवादी सोवियत संघ के प्रति जागरूक हो गया और उन्होंने साम्यवाद का होवा खड़ा कर दिया। सोवियत संघ ने अमेरिका की इस कार्यवाही को अपने विरुद्ध समझा और उसने भी अमेरिका की कटु आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। 11वां पॉइंट है हमारा पश्चिमी की सोवियत विरोधी नीति और उसका प्रचार अभियान। 5 मार्च 1946 को अपने फुलटन भाषण में चर्चिल ने कहा कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक यूरोप में एक लोह आवरण छा गया है। ये सभी प्रसिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है वरन सोवियत नियंत्रण में है। उसने आगे कहा कि स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित करने और ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। चर्चिल के फुलटन भाषण के दूरगामी परिणाम हुए। अप्रैल 1946 के उपरांत दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों को खुलेआम प्रकट करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार दृष्टिगोचर होने लगा। 12वां बिंदु हमारा है बर्लिन की नाकाबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकाबंदी कर दी गई। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकाबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्यवाही को शांति के लिए घातक बताया। 13वां पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना। सोवियत संघ ने अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधाएं डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था न मानकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग समझता था। इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। सोवियत संघ द्वारा वीटो के इस प्रकार दुरुपयोग करने से पश्चिमी देशों की मान्यता बन गई कि वह इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। 14वां पॉइंट है हमारा सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आंशिक आर्थिक सहायता दी जा रही थी उससे वह असंतुष्ट तो था ही, क्योंकि ये सहायता अत्यंत अल्प थी।
किंतु इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद एकाएक बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक था। 15th पॉइंट है हमारा शक्ति संघर्ष। मोर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना अनिवार्य होता है। दूसरे महायुद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ही दो शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदय हुए, अतः इनमें विश्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह माना हुआ सिद्धांत है कि शक्ति राजनीति को सैद्धांतिक आदर्शों का जामा पहनाया जाता है। अतः कई विचारक तो शीत युद्ध को पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नया संस्करण मानते हैं, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपना प्रभुत्व बढ़ाने में जी जान से लगी हुई थी और इसे एक धीरे धीरे से सैद्धांतिक आधार दिया गया। 16th पॉइंट है हमारा हित संघर्ष। शीत युद्ध वस्तुतः राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। दूसरे महायुद्ध के बाद अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे। ये विवादास्पद मुद्दे थे जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना आदि। इस प्रकार हमने इस लेक्चर में देखा कि किस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक वैचारिक संघर्ष 1945 में प्रारंभ हो गया और ये संघर्ष 1990 तक चलता है, जिसे शीत युद्ध के अलग अलग चरणों में हम लोग अगले लेक्चर में उस पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार शीत युद्ध का जो कालक्रम है वो लगभग 5 दशक तक की राजनीति का एक प्रमुख तथ्य बन करके आया है।